सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियो यान ने मिस्टर लाओ से इजिन को बचा लिया था। फिर उसने मुशी के साथ फाइट की और उसे खत्म कर दिया, जिससे वुल्फहेड मर्सेनरी ग्रुप भी खत्म हो गया। और अब इजिन के किंगशांग टाउन पर से खतरे के काले बादल हट गए थे और जियो यान भी इजिन के साथ वहां से निकल गया था। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि इजिन जियो यान को लेकर मेडिसिन वैली में जाती है, जो एक बहुत ही खूबसूरत जगह होती है जो पहाड़ों में छिपी हुई थी। मास्टर जियो यान को बताते कि इस वैली की ऊर्जा प्योर है, इसीलिए तुम्हें डू मास्टर यानी थर्ड लेवल पर पहुंचने में मदद करेगा। ये जिन जियो यान से कहती है कि क्या तुम्हें ये जगह पसंद आई। जियो यान कहता है कि वास्तव में ये जगह अलग और दुर्गम है और तुमने ये जगह कैसे ढूंढी। ये जिन बताती है कि मैं भी इस जगह के बारे में नहीं जानती थी। अगर लेन ने इस जगह को नहीं खोजा होता और अभी मैं यहाँ कुछ जड़ी बूटियां लेने आई हूँ जिनका रेनबो पॉइजन बुक में वर्णन है। जियो यान कहता है कि मैं भी अपनी कल्टीवेशन और मेडिसिन पर यहाँ काम कर सकता हूँ। ये जिन उसे अपने साथ वहाँ मौजूद घर में लेकर जाती है और उसे बताती है कि यह जगह छोटी है, पर क्या तुम यहाँ एडजस्ट कर लोगे। जियो यान कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जिन कहती है कि तुम कैसी नॉनसेंस जैसी बातें कर रहे हो और मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। जियो यान अब वहीं रहने लगता है और कल्टीवेशन करने लगता है। ये जिन भी वहाँ मेडिसिन कलेक्ट कर रही होती है। जियो यान भी ये जिन की जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करने में मदद करता है। जियो यान को पसीना आने लगता है तो यीजिन उसे रुमाल देती है। फिर जब वो साथ में बैठकर खाना खा रहे थे तो यीजिन को चक्कर आने लगते हैं। जियो यान उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। यीजिन कहती है कि शायद मैं जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हुए थक गई और इसमें कोई गंभीर बात नहीं है, और वो डांस करने लग जाती है। उसका डांस देखकर जियो यान ख्यालों में खो जाता है। तभी मास्टर खांसते हैं और जियो यान को याद आता है कि उसे बिस्ट कोर को ढूंढना है। इसीलिए यीजिन से कहता है कि मैं भी वैली से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं अंधेरा होने से पहले वापस आ जाऊंगा और तुम मेरी फिक्र मत करना। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मास्टर जियो यान को जंगल में एक जगह पर लेकर आ गए थे। जियो यान मास्टर से कहता है कि क्या आपको पूरा यकीन है कि हम यहाँ रैंक 2 आइस बिस्ट को पकड़ सकते हैं। मास्टर उसके सर में मारकर कहते हैं कि तुम अपने मास्टर की इज्जत करना भूल गए हो और क्या ये सब ये जिन के साथ रहने से हुआ। जियो यान कहता है कि ऐसा नहीं है। मास्टर उसे बताते हैं कि वो जगह है जहां आमतौर पर आइस बिस्ट पाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ सिर्फ रैंक 2 के आइस बिस्ट मिले। वहीं हम एक आंख वाले डीमन को देखते हैं जो लिंगर और कागेंग पर हमला कर रहा होता है और वो उसे नहीं जीत पा रहे थे। वो बिस्ट लिंगर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी वहाँ पर कागेंग की बहन आ जाती है जिसका नाम किंगे था, जो उस बिस्ट को अपने खंजर से मार देती है। फिर वो लिंगर से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। लिंगर नामे जवाब देती है और उन्हें बताती है कि गेनमू से लड़ाई के बाद मैं और कागेंग पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं और उन बिस्ट को मारना बस थोड़ा जबरदस्त है। किंगे उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। तभी वहाँ एक आइस बिस्ट आ जाता है जिससे वो डर जाते हैं क्योंकि वो सेकंड लेवल के बिस्ट का सामना नहीं कर सकते थे। वो बिस्ट उन पर अपने आइस स्पाइक से हमला करता है। किंगे बचाव में उसकी तरफ खंजर फेंकती है, मगर वो आइस स्पाइक फिर भी उसकी चेस्ट पर लग जाता है जिससे वो घायल हो जाती है और वो बिस्ट वापस से उन पर अपने स्पाइक से हमला करता है। लेकिन तभी जियो यान अपनी तलवार वहाँ फेंक कर उन्हें बचा लेता है और अब जियो यान भी वहाँ जाता है और अपनी एक्सप्लोडिंग स्टेप्स और ऑक्टेन ब्लास्टिक का यूज करके उस आइस बिस्ट को जान से मार देता है और उसकी गर्दन में आइस को चेक करता है, लेकिन उसमें कोई कोर नहीं होता जिससे वो निराश हो जाता है। लिंगर जियो यान को देखकर खुश होती है और दौड़कर उसके पास आ जाती है। वो उसे कहती है कि तुम बिल्कुल सही समय पर आए। कागेंग उसे कहता है कि भाई तुमने एक बार फिर हमारी जान बचाई, तुम बहुत धर्मी हो। और फिर उसे अपनी बहन किंगे से मिलवाता है और अपनी बहन को बताता है कि वही जियो यान है जिसने हमें गेनमू से बचाया था। किंगे जियो यान से मिलकर खुश होती है। कागेंग जियो यान से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियो यान कहता है कि मैं यहाँ रैंक 2 बिस्ट की तलाश कर रहा हूँ, मुझे आइस स्कोर हासिल करना है, मगर मुझे अभी तक आइस स्कोर नहीं मिला, पर मुझे तुम्हारी मदद करके अच्छा लगा। किंगे अपने लॉकेट को जियो यान को देती है और उसे बताती है कि आइस बिस्ट का मैजिक कोर है और तुम इसे ले सकते हो क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई, तुम इसे धन्यवाद के रूप में रख सकते हो। जियो यान उन्हें थैंक्स कहता है। फिर हम देखते हैं कि जियो यान जल्दी से वापस मेडिसिन वैली में ये जिन के पास आता है और उसे बताने लगता है कि मुझे रैंक 2 मैजिक कोर मिल गया और अगर हमें आइस आर्ट पिल और पाथ प्रोटेक्शन पिल की सामग्री मिल जाए तो इससे मैं अपनी पर्पल फ्लेम को कंट्रोल कर सकता हूँ। तभी जियो यान देखता है कि जिन नीचे बेहोश पड़ी हुई है
है, मगर मास्टर उसे पास जाने से रोकते हैं और बताते हैं कि इस लड़की की स्थिति बहुत गंभीर है, ये वो है फुल पॉइजन बॉडी के असर में है। जियोयान पूछता है कि ये क्या है, तो मास्टर बताते हैं कि कल्टीवेटर अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए जहर पर निर्भर करता है, लेकिन जब उसकी बॉडी जहरीली ऊर्जा को बनाए नहीं रख पाती तो जहर उन्हें धीरे धीरे अंदर से जलाने लग जाता है, जिससे इसकी धीरे धीरे मृत्यु हो जाएगी। जियोयान को भी याद आता है कि आज दिन में उसे चक्कर आए थे और अपने मास्टर से पूछता है कि क्या इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। मास्टर नामे जवाब देते हैं और कहते हैं कि बहुत मुश्किल है। फिर हम देखते हैं कि ईजिन की जब आँख खुलती है तो अपने पास जियोयान को देखकर खुश होती है, मगर वो खुद को बेड पर देखकर उससे पूछती है कि क्या तुमने मुझे टच किया। जियोयान कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, अगर मैं तुम्हें टच करता तो तुम्हारी जहरीली बॉडी की वजह से मैं ऐसे ही मर गया होता, और तुम चिंता मत करो, मैं अब तुम्हारा ख्याल रखूंगा और हम साथ मिलकर तुम्हारी इस पॉइजन बॉडी बीमारी से छुटकारा पाने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लेंगे। अब वो ईजिन के लिए दवाई बनाने लगता है। ईजिन उसे कहती है कि मैं डूक्यू कॉन्टिनेंट की यात्रा करना चाहती हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे। जियोयान उसे कहता है कि तुम अपने बीमार शरीर के साथ घूमने के सपने कैसे देख सकती हो, मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा और हम तुम्हारी बीमारी का इलाज ढूंढ कर रहेंगे, ये मेरा वादा है। ईजिन इससे खुश होती है। अब वो वापस आराम करने लगती है। अगले दिन जब उसकी आँख खुलती है तो बेड से उठने लगती है, मगर तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। जियोयान वहाँ आकर उसे संभालता है और कहता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। ईजिन कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तुम्हारे साथ कॉन्टिनेंट की यात्रा करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, और क्या तुम्हें वो मटेरियल मिले जिसकी तुम्हें तलाश थी। जियोयान कहता है कि मुझे कुछ हर्ब मिली पर वो काफी नहीं है, इसीलिए मैं कल और ज्यादा उन्हें ढूंढने की कोशिश करूंगा, फिर हम आखिरकार इस जगह को छोड़कर जा सकते हैं। ईजिन इससे बहुत खुश हुई, कहती है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगे। जियोयान मान जाता है। फिर वो दोनों साथ में बाहर ताजी हवा खाने आ जाते हैं। वो दोनों साथ बैठे हुए थे। ईजिन सोच रही होती है कि अच्छी चीजें जिंदगी में बहुत कम होती है, और वो जियोयान से कहती है कि काश हम हमेशा ऐसे ही साथ रह पाते तो ये कितना अच्छा होता। जियोयान कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी बारिश होने लगती है। जियोयान कहता है कि हमें अब घर में चलना चाहिए। ईजिन कहती है कि मुझे बस थोड़ी देर और यहीं रुकना है, और वो जियोयान के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि जियोयान अपनी जरूरत के सारे रॉ मटेरियल लेकर वापस ईजिन के पास आता है, मगर वो देखता है कि ईजिन घर में कहीं नहीं होती, और उसे वहाँ ईजिन का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैं जा रही हूँ और तुम मुझे खोजने मत आना, तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, मेरी बीमारी की वजह से तुम्हारा ध्यान भंग होगा, और जहाँ तक मेरा सवाल है मेरे पास बहुत अधूरे काम है जिन्हें मुझे पूरा करना है, और तुमसे मिलना एक सपने जैसा था जिसका अंत होना तय था। जियोयान इससे काफी दुखी होता है और बाहर पहाड़ों पर ईजिन को ढूंढने आता है, मगर वो उसे कहीं नहीं मिलती। जियोयान को ईजिन के साथ बिताए पुराने लम्हे याद आते हैं। मास्टर जियोयान को कहते हैं कि वो फुल पॉइजन बॉडी का कोई इलाज नहीं है, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि तुम अपना समय बर्बाद करो। वो एक बहुत समझदार लड़की थी। जियोयान ईजिन के लेटर को बाहर निकालता है और कहता है कि एक दिन मैं निश्चित रूप से तुम्हारा इलाज करूंगा। फिर हम देखते हैं कि जियोयान ईजिन के जाने के बाद अब कल्टीवेशन करने लग गया था, जिससे जियोयान की डोरमेंट एम्बिशन जाग गई थी और वो कुछ ही दिनों में पर्पल फ्लेम का यूज करने में कुशल हो गया, जब तक कि वो खुद का कंबाइंड फ्लेम मंत्र का उपयोग न करे। और अब जियोयान 1 स्टारडू मास्टर बन गया था, यानी उसकी पावर 3rd लेवल के विष के बराबर हो गई थी। अब जियोयान और उसके मास्टर ने टेगर रेगिस्तान जाने की योजना बनाई ताकि वो एक और हेवनली फ्लेम की खोज कर सके, मगर रेगिस्तान तक पहुंचने का रास्ता मोटे पंखों वाले पंछी की पीठ पर सवार होकर पूरा करना पड़ता था, और ऐसी एक ही जगह थी जहाँ ये क्रिएचर पाए जाते थे, और उस सिटी का नाम था ब्लैक रॉक सिटी। अब हम देखते हैं कि जियोयान एक बग्गी में सवार होकर ब्लैक रॉक सिटी की तरफ बढ़ रहा था, और उसे वो बड़े पंखों वाले जीव भी दिखाई देते हैं। जियोयान बग्गी के अंदर आ जाता है और कहता है कि पर्पल फ्लेम को अवशोषित करने के बाद भी मेरा फ्लेम मंत्र केवल एक लेवल इंक्रीज हुआ है। मास्टर से बताते हैं कि उम्मीद के मुताबिक है, क्योंकि फ्लेम मंत्र के विकास के लिए एक हेवनली फ्लेम का होना बहुत आवश्यक है, और तुम्हारी पर्पल फ्लेम इस आवश्यकता को पूरा नहीं करती, लेकिन फिर भी यह काफी अच्छा है कि पर्पल फ्लेम ने इसके स्तर को एक लेवल बढ़ाया। इससे पहले कि तुम अपनी ट्रू हेवनली फ्लेम को एब्जॉर्ब करो, तुम्हें कुछ आवश्यक सामग्री को तैयार करना होगा। सबसे पहले तुम्हें ब्लैक रॉक सिटी के अल्केमिस्ट एसोसिएशन में जाकर एक एल्केमिस्ट बनना होगा, जिससे तुम्हें पिल रिफाइनिंग के बारे
में और ज्यादा जानने में मदद मिलेगी। जियोयान उन्हें कहता कि मैं पहले से ही एक एल्केमिस्ट हूँ, क्या उन्हें इस बारे में पता नहीं चलेगा। मास्टर उसे कहते कि तुम्हें अपनी पावर को छिपाने को किसने कहा। अब वो ब्लैक रॉक सिटी के बाजार में पहुंच जाते हैं जहाँ के लोग काफी जल्दी में होते हैं। जियोयान एक दुकानदार से पूछता है कि एल्केमिस्ट एसोसिएशन कहाँ है, तो सभी उसे देखने लग जाते हैं और वो समझ जाता है कि वो जरूर एक एल्केमिस्ट होगा और उसे उस तरह भेज देते हैं। जियोयान सोचता है कि उन लोगों ने मुझे इस तरह धक्का क्यों दिया। मास्टर उसे बताते हैं कि मैं तुम्हें एसोसिएशन में शामिल होने की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एवनली फ्लेम को एब्जॉर्ब करने के लिए तुम्हें जिन चीजों की आवश्यकता होगी उन्हें एसोसिएशन तुम्हें दिलवाने में मदद कर सकता है। जियोयान मास्टर से पूछता है कि ब्लड लोटस पिल बनाने के लिए रैंक 3 के बिस्ट कोर की जरूरत होगी। मास्टर उसे बताते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, पर एक हेवनली फ्लेम को अवशोषित करने के लिए मूल्य रूप से तुम्हें 3 चीजों की आवश्यकता होगी। ब्लड लोटस पिल केवल उनमें से एक है। जियोयान इससे हैरान होता है। मास्टर बताते हैं कि हेवनली फ्लेम के करीब जाने के लिए ब्लड लोटस पिल की आवश्यकता होगी क्योंकि तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा और इसके प्रोटेक्शन के बिना एक 2 स्टार डू एम्परर जो 7 लेवल बिस्ट के बराबर होता है वो भी इसे छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। साथ ही तुम्हें आयरिस स्पीड कोल्ड फाउंटेन की भी जरूरत होगी क्योंकि ब्लड लोटस पिल तुम्हारी बाहरी बॉडी की रक्षा करता है जबकि आइस स्पीड कोल्ड फाउंटेन तुम्हारी आंतरिक बॉडी की रक्षा करेगा। जब तुम हेवनली फ्लेम को शुद्ध करोगे तो यह तुम्हें उसकी विनाशकारी गर्मी से जलने से बचाएगा। और आखिरी चीज जिसकी तुम्हें जरूरत है उसे एक्सेप्टेंस सोल कहते हैं जो तुम्हारे शरीर के अंदर एक स्पेशल जगह को बनाएगी जिसका उपयोग स्वर्गीय ज्वाला को स्टोर करने के लिए किया जाएगा। जियोयान कहता है कि कितना कष्टदायक है, क्या होगा यदि मैं हेवनली फ्लेम के सामने इन चीजों का यूज ना करूं। मास्टर बताते हैं कि इन तीनों चीजों के बिना हेवनली फ्लेम को हासिल करना मरने जैसा है, लेकिन तुम्हें एक्सेप्टेंस सोल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास कुछ पुर्जे हैं जब मैं फ्लेम्स की तलाश किया करता था और अब तुम्हें ब्लड लोटस पिल के लिए रैंक 3 बिस्ट कोर और आइस स्पीड कोल्ड फाउंटेन की आवश्यकता होगी। जियोयान कहता है कि मैं उन्हें खोजने की कोशिश करूंगा। तभी उसे एल्केमिस्ट एसोसिएशन दिखाई देता है जो काफी विशाल था। जियोयान उसके अंदर चला जाता है मगर 2 गार्ड उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि क्या बच्चे तुम्हारे पास अंदर जाने के लिए ट्यूटर का सिफारिश लेटर है। जियोयान कहता है कि कौन सा सिफारिश लेटर। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम लिनफी था और वो अपने मास्टर आओतू के साथ वहाँ आई थी जो ब्लैक रॉक सिटी के टॉप एल्केमिस्ट में से एक है। लिनफी जियोयान को देखती है पर वो उसे भाव नहीं देती क्योंकि वो आज यहाँ एल्केमिस्ट एग्जाम को देने आई थी। मास्टर आओतू जब जियोयान को देखते हैं तो उन्हें अजीब सा लगता है और अंदर जाने लगते हैं। लिनफी अपने मास्टर से पूछती है कि आप उस लड़के के प्रति इतने विनम्र क्यों थे। मास्टर उसे बताते हैं कि उस लड़के में कुछ अलग तो जरूर है। सैनिक जियोयान से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपना रिकमेंडेशन लेटर मिल गया। जियोयान उन्हें बताता है कि मेरे पास कोई लेटर नहीं है। तो जियोयान से पूछते हैं कि तुम्हारा मास्टर कौन है। जियोयान बताता है कि मेरे मास्टर याओ लाओ है। तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम शिंग होता है जो जियोयान को कहता है कि हमने याओ लाओ का नाम कभी नहीं सुना, आजकल बहुत डोंगी गुरु आ रहे हैं। तो जियोयान उसके सर पर आग लगा देता है। सैनिक देखते हैं कि जियोयान ने कंडेंस्ड फायर का यूज किया था यानी वो 4थे लेवल का एल्केमिस्ट है। मगर जियोयान उन्हें कहता है कि मैं लेवल 4 का एल्केमिस्ट नहीं हूँ, पर क्या मैं अंदर प्रवेश कर सकता हूँ। और अब वो जियोयान की पावर की वजह से उसे अंदर प्रवेश करने दे देते हैं। अंदर एसोसिएशन हॉल में प्रतियोगिता स्टार्ट होने वाली थी इसीलिए सभी स्टूडेंट तैयार थे मगर वहाँ जू मई नाम की स्टूडेंट अभी तक नहीं आई थी। इसीलिए आओ तो फुलेन से पूछते क्यों कहाँ है और अभी तक क्यों नहीं आई। एग्जाम स्टार्ट होने में कुछ ही समय शेष बचा है। फुलेन कहते हैं क्यों बिल्कुल तैयार है, तुम चिंता मत करो। आओ तो कहते हैं कि 10 मिनट बचे हुए हैं और आप प्रेसिडेंट है मगर फिर भी इस एग्जाम को पोस्टपोन नहीं करा सकते। तभी जियोयान वहाँ जाता है। फुलेन उससे पूछते हैं कि क्या तुम भी यहाँ एल्केमिस्ट एग्जाम में हिस्सा लेने आए हो। जियोयान उन्हें प्रणाम करता है। आओ तो फुलेन को बताते हैं कि वही लड़का है जो मुझे काफी अलग लगा और मैंने आपको पहले इसके बारे में बताया था। जियोयान उन दोनों मास्टर से कहता कि मैं आज एल्केमिस्ट टेस्ट के अलावा भी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे कुछ इंग्रेडिएंट को हासिल करने में एसोसिएशन की मदद चाहिए। दोनों मास्टर हंसते हैं और कहते हैं कि तुम्हें एसोसिएशन के सोर्सेज का यूज करने के लिए हमें पहले देखना होगा कि क्या तुम एग्जाम को पास कर पाते हो या नहीं। तभी आज जू में भी आ जाती है जिसे देखकर बाकी स्टूडेंट कहते हैं कि वाकई में खूबसूरत है। लिनफी को उससे जलन होती है और वो उसे कहती है कि तुम हमें
हमेशा लेट आती हो, मगर वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और अपनी डेस्क पर चली जाती है। लिनफी उसे कहती है कि पिछली बार की तरह अगर तुम इस बार भी फेल हो जाओ तो कोई बात नहीं, पर तुम मुझे विचलित मत करना। जूमई उसे कहती है कि मुझसे ज्यादा तुम्हारी फेल होने की संभावना है और तुम रोते हुए मास्टर के पास मत जाना। इससे लिन को गुस्सा आ जाता है। फूलेन उनके झगड़े को देखते हुए कहते हैं कि अब बस करो और वो जियोयान को भी एक डेस्क लेने को कहते हैं। अब वो एग्जाम स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट एलिक्सिर पिल बनाने लग जाते हैं। मास्टर उन्हें कहते हैं कि सामग्री की कोई चिंता नहीं, बस तुम सभी अपना बेस्ट एलिक्सिर बनाने पर ध्यान दो। एलिक्सिर का ग्रेड इस टेस्ट में कोई मायने नहीं रखता, बस इसका फॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए और आधे घंटे में ये टेस्ट खत्म हो जाएगा। जियोयान भी एलिक्सिर बनाने लग जाता है। आओतू को पता चलता है कि जियोयान सिर्फ 19 साल का है, जिससे वो हैरान होते हैं क्योंकि वो दोनों लड़कियों से भी थोड़ा छोटा था। वो सोचते हैं कि अगर इसे प्रथम श्रेणी का एल्केमिस्ट बनना है तो इसे 17 साल की उम्र में डू प्रैक्टिशनर होना होगा। और वो फूलेन से कहते हैं कि क्या इस लड़के के पास इतनी पावर हो सकती है। फूलेन जियोयान से कहते हैं कि अगर तुम पास नहीं हुए तो चिंता मत करना, तुम्हारे पास अभी भी ट्रेन होने के लिए बहुत समय है। लिनफी और जूमई एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए तेजी से एलिक्सिर पिल बनाने लग जाती है और अब समय समाप्त हो जाता है। दोनों मास्टर सभी की पिल को चेक करने लगते हैं। जूमई और लिनफी टेस्ट में पास हो जाती है, मगर जब फूलेन जियोयान का पिल देखते हैं वो वाइटल ब्रेथ पिल था जो बहुत ही हाई क्वालिटी का था, जिससे मास्टर दंग रह जाते हैं और सभी से कहते हैं कि जियोयान ने भी इस एग्जाम को पास कर लिया है। इससे लिनफी और जूमई भी हैरान होती है। फूलेन कहते हैं कि दोनों लड़कियां इतने सालों से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही है और आज इस लड़के ने इन दोनों के भ्रम को दूर कर दिया कि इस दुनिया में बहुत से लोग इनसे ज्यादा सक्षम हैं। जियोयान दोनों मास्टर से कहता है कि मुझे क्षमा करे, पर क्या मैं दूसरी लेवल की एल्केमिस्ट परीक्षा को भी शुरू कर सकता हूँ। दोनों मास्टर हैरान होते हैं और लिनफी जियोयान के पास आकर उसे कहती है कि छोटे लड़के, तुम्हें क्या लगता है कि टीयर 2 की एल्केमिस्ट परीक्षा को पास करना बच्चों का खेल है? इसमें जीतने के लिए न केवल तुम्हें टीयर 2 की पिल बनानी होगी, बल्कि तुम्हारा कल्टीवेटर लेवल भी डू मास्टर पर होना चाहिए। और क्या तुम उस स्तर पर हो? जियोयान उसे कहता है कि मैं बस इस एग्जाम को आजमाना चाहता हूँ, मैं इसमें पास हूँ या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जूमई कहती है कि लड़का वाकई बहुत घमंडी है और अब उसके सामने एनर्जी रिकवरिंग पिल का स्कोर रखा जाता है। जियोयान थोड़ा परेशान होता है कि टीयर 2 का सबसे उच्च स्तर की पिल है और वास्तव में इसकी गिनती तीसरी श्रेणी में होनी चाहिए और वो सोचता है कि क्या इन दोनों मास्टर के पास कोई सिद्धांत नहीं है। लिनफी जियोयान को चिढ़ाने लगती है। आओ तो उसे ऐसा करने से मना करते हैं। जियोयान अब उस पिल को बनाने के लिए अपनी पर्पल फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं कि उसके पास एक हेवनली फ्लेम है। आओ तो कहते हैं कि इसकी बहुत कम संभावना है कि यह लड़का अपनी वर्तमान शक्ति के साथ एक हेवनली फ्लेम को कंट्रोल कर सकता है। फूलेन कहते हैं कि तुमने सही कहा, पर इस लड़के की फ्लेम पर्पल कलर की क्यों है? आओ तो कहते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मैं इस लड़के से मिला तो मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि उसने मेरी नाक के नीचे से अपनी असली ताकत को छुपाया था। फूलेन कहते हैं कि अचानक मुझे इस लड़के के मास्टर से मिलने की इच्छा हो रही है क्योंकि जिस मास्टर ने इस लड़के को इतनी अच्छी तरह से ट्रेन किया वो जो निश्चित रूप से बहुत फेमस होगा। जो मैं सोचती है कि लड़का दूसरी श्रेणी की पिल को कैसे बना सकता है क्योंकि इसे बनाने में हेवनली फ्लेम के साथ साथ उस व्यक्ति की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और उससे इंग्रेडिएंट की सही मात्रा का पता होना जरूरी है। जियोयान के घड़े में अब पिल बनने लगती है, मगर तभी उसमें विस्फोट होता है, जिससे लिनफी खुश होती है कि वो पिल नहीं बनी और ये लड़का सिर्फ दिखावा कर रहा था। जियोयान पिल को बाहर निकालता है और मास्टर से कहता है कि इसका मूल्यांकन करे, मगर वो देखते हैं कि उस पिल में दरारें थी, जिससे सभी को लगता है कि वो पास नहीं हुआ। तभी जियोयान फूंक मारकर उस पिल के कचरे को उड़ा देता है, जिससे वो पिल चमकने लगती है। मास्टर इससे हैरान होते हैं कि टीयर 2 की पिल होने के साथ हाई क्वालिटी की है। लिनफी निराश होती है कि वास्तव में इस लड़के की पावर बहुत ज्यादा है। फूलेन कहते हैं कि वास्तव में ऐसा लगता है कि आज हमारे एसोसिएशन ने सबसे कम उम्र के एल्केमिस्ट का उत्पादन किया है क्योंकि 100 से भी ज्यादा सालों में अभी तक कोई टीयर 2 की पिल को इतनी कम उम्र में नहीं बना पाया। जियोयान मास्टर से कहते हैं कि क्या आप मुझे कुछ सामग्री उपलब्ध करवा सकते हैं जिसके बारे में मैंने पहले आपसे कहा था। फूलेन कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, बस मुझसे पूछो और हम तुम्हें वो प्रदान करेंगे। जियोयान कहता है कि मुझे रैंक 3 मैजिक बिस्ट कोर और आइस स्पीड कोल्ड फाउंटेन की सख्त जरूरत है। फूलेन थोड़े परेशान होते हैं और कहते हैं कि 3 रैंक
बिस्ट कोर का मिलना मुमकिन है, लेकिन आइस स्पीड कोल्ड फाउंटेन का नहीं। और वो जियोयान से कहते हैं कि हमें अकेले में चलकर बात करनी चाहिए, और दोनों मास्टर उसे अपने साथ ले जाते हैं। लिनफी जो मैं से कहती है कि तुमने कहा था कि हमारे शहर की ब्लैक रॉक की यंगर जनरेशन में तुमसे आगे कोई नहीं निकल सकता, पर वो लड़का तुमसे बहुत आगे है, और तुम्हारा ये भी कहना था कि तुम्हें एक प्रेमी की तलाश है। जो मैं कहती है कि तुमने सही कहा, पर वो लड़का ब्लैक रॉक से नहीं है। लिनफी कहती है कि जियोयान बहुत टैलेंटेड है और वाकई तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी बनेगी। जो मैं कहती है कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और अगर तुम उसे पसंद करती हो तो उसे प्राप्त कर सकती हो। लिनफी से खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। जो मैं को उस पर बहुत गुस्सा आता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।